जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज एक मुख्य विषय है और कुछ लोगों का कहना था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारतवर्ष की प्रधानमंत्री थीं, इनकी जीवनी को लेकर के आप कुछ बताएं। और इन्हें लेडी आयरन कहा जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है। और यह विषय बहुत समय से लंबित था और आज इस विषय को लेकर के आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ पूरे साक्ष्यों के साथ। तो मित्रों, भारत के पाठ्यक्रमों में भारतीय इतिहास में श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहकर संबोधित किया जाता है और उनको उपमा दी जाती है आयरन लेडी की, जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से आयरन लेडी कहलाने की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करती। और यह बात मैं आपको प्रमाणों के आधार पर ही कह रहा हूं। मैं कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहता जब तक कि मेरे पास प्रमाण मौजूद न हो। यह वही प्रधानमंत्री तथा कथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने रूस के दबाव में डीआरडीओ और इसरो को अपना कार्य करने से रोक दिया था। यदि डीआरडीओ और इसरो को उस समय कार्य करने में पूरी आज़ादी रहती तो आज वर्तमान समय में यह नासा से कहीं आगे होती। ये वही तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी थीं। भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को परास्त करने के बाद पाकिस्तान के 93,000 अर्थात 93,000 सेना को छोड़ दिया, जबकि भारत के 837 सैनिकों को पाक सैनिकों के कब्जे से नहीं छुड़ाया और वियना एक्ट और यूएनओ की नियमावली के तहत युद्ध थोपने वाले देश को युद्ध में हुए क्षति की क्षतिपूर्ति करनी होती है। क्यों नहीं पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति करवाई? उस युद्ध थोपने वाले पाकिस्तान देश से हर्जाने की मांग क्यों नहीं की? ये वही तथाकथित महान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने आतंकी देश फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने का कार्य किया, जबकि ज्ञात हो कि फिलिस्तीन जैसे कट्टर इस्लामी आतंकी देश को किसी और देश ने एक राष्ट्र के रूप में समर्थन नहीं दिया था, मान्यता नहीं दिया था, लेकिन इस कट्टर इस्लामी आतंकी देश को मान्यता भारत ने ही दिया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तथाकथित महान आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी की पूरी सच्चाई आपको यदि जाननी है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पुस्तक ओपन सीक्रेट, यह पुस्तक ओपन सीक्रेट जो है एक रिटायर्ड पुलिस अफसर मलय कृष्णधर के द्वारा लिखित है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक ओपन सीक्रेट में साफ साफ लिखा गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री और 2 दर्जन सांसद इंदिरा गांधी सरकार में वास्तव में केजीबी रूस के जासूसी एजेंसी के लिए काम करते थे। इन्होंने अपने द्वारा लिखे गए पुस्तक में सोनिया गांधी के केजीबी की जासूस होने का दावा किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ही वो भारतीय राजनीतिक जगत में नेत्री हैं जिन्होंने अपने मन की करते हुए अपने जिद पर 42वां संविधान संशोधन 76 के माध्यम से देश में को सेकुलरिज्म देश घोषित कर दिया, अर्थात सेकुलरिज्म
सोशलिज्म और सोवेरियन। तो सेकुलरिज्म से तात्पर्य पंथ निरपेक्ष या मजहब निरपेक्ष से होता है, लेकिन इन्होंने एलन सिंघवी के पिता के मना करने के बाद भी अपने तानाशाही रवैये से सेकुलरिज्म का अर्थ धर्मनिरपेक्ष कर दिया। तब एलन सिंघवी के पिता ने तब इन्हें चेताया भी था कि यदि ऐसा किया गया तो देश में कत्लेआम, रक्तपात, दंगे, नरसंहार आम हो जाएंगे। और तब से नरसंहार, दंगे आम सामान्य सी बातें हो गई हैं। और तो और इस तथाकथित महान नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान में से 22 चित्रों को भी इसमें से हटा दिया था, जिसमें परशुराम चंद्र, माता सीता, लक्ष्मण, बजरंगबली, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की तस्वीरें प्रमुख रूप से हुआ करती थी। भूतपूर्व तथाकथित महान आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के कारनामे सिर्फ इतने ही नहीं हैं, अपितु और भी हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे कारनामों से भरे पड़े हैं। आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वर्तमान समय में सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ है, इसका गठन भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही किया था। और सन 1972 में इन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ही प्रधानमंत्री रहते हुए इसकी स्थापना की थी। कहने को तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर भारत एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इस देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? और यदि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए भी ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? अतः वर्तमान सरकार से यह निवेदन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा सनातनियों के हित में सनातन बोर्ड की भी स्थापना की जाए। एडोल्फ हिटलर के बाद यदि कोई इस भारतवर्ष में तानाशाह हुआ है तो वो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथाकथित आयरन लेडी। भारत पर इमरजेंसी इन्हीं की प्रधानमंत्रित्व काल में लगा था और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। पूरे विपक्ष को कैद में डाल दिया गया था और यह इमरजेंसी आपातकाल 21 महीने से ज़्यादा समय तक रहा था। पूरे विपक्ष को बंदी बनाकर 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में तानाशाही रूप अख्तियार करते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार रहते हुए जब ये प्रधानमंत्री के पद पर थी, इन्होंने 5000 हिंदू साधु संतों का नरसंहार करवाया था। यह सन 7 नवंबर 1966 ईस्वी की बात है। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यह बताया गया कि मात्र 250 हिंदू साधु संतों की हत्या की गई थी। केवल बताया गया कि मात्र 250 हिंदू साधु संतों की हत्या की गई थी, जबकि वास्तविकता तो यह है कि इसमें इस वर्ष 7 नवंबर 1966 ईस्वी में 5000 साधु संतों की हत्या की गई थी। कारण ये कि सभी साधु संतों के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए वादे के मुताबिक गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी और हत्या को प्रतिबंधित करने के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करपात्री जी महाराज कर रहे थे। सन 1978 ईस्वी में तथाकथित महान आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को जेल हुई थी और इन्होंने ही सन 1972 ईस्वी में AIMPLB का गठन किया था। इमरजेंसी
21 मार्च, क्षमा कीजिएगा, 25 जून 1975 ईस्वी से लेकर 21 मार्च 1977 ईस्वी तक रहा था। 25 जून 1975 ईस्वी से लेकर के 21 मार्च 1977 ईस्वी तक रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी की वास्तविकता को यदि जानना है तो वास्तव में वो क्या थी, इनका क्या मकसद था, इनकी वास्तविकता क्या थी और इनका क्या मकसद था के लिए एक पुस्तक और भी मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि आप इसका अध्ययन करें। इस पुस्तक का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ और यह पुस्तक कुंवर नटवर सिंह द्वारा लिखित है। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ के पेज नंबर 42 और 44 काफ़ी उल्लेखनीय है कि श्रीमती इंदिरा गांधी अफगानिस्तान में स्थित बागे बाबर गई थी और जाने के पीछे इनका मुख्य लक्ष्य अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना था। यहाँ मैं बागे बाबर का तात्पर्य बता दूं कि इसका बागे बाबर का अर्थ बाबर का बाग से होता है। इतिहास के विद्यार्थियों व इतिहास के शिक्षकों को यह पता होगा कि सर्वप्रथम जब बाबर का देहावसान हुआ था तब इन्हें आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाबर के वसीयत के मुताबिक इन्हें भारतीयों से और भारत से नफरत था। तब से दोबारा इन्हें अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया। तो जहां इन्हें दफनाया गया था उसे ही बाग-ए-बाबर के नाम से जाना जाता है। यह ज्ञात हो कि सन 1967 ईस्वी में यानी 1967 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, पर वोट बैंक के चक्कर में सन 1981 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा कथित लेडी आयरन वाली कांग्रेस की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया। जिस श्रीमती इंदिरा गांधी को चाटुकार इतिहासकार महिमा मंडन करते हैं, इनके समय में एक भी एम्स की स्थापना नहीं हुई थी। वर्तमान में एम्स की संख्या 22 है। सबसे पहली एम्स की स्थापना तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी, यानी 1955 ईस्वी में, और उसके बाद दूसरी बाकी 5 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी, और नंबर 7वीं एम्स की स्थापना मनमोहन सिंह के समय हुई थी, और वर्तमान सरकार के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 15 एम्स की स्थापना अब तक हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर के 22 एम्स भारत में मौजूद हैं। दो स्वरूप पर भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारीलाल नंदा को गौ हत्या प्रतिबंधित करने वाले नागा साधुओं का साथ देने के कारण गुलजारीलाल नंदा को गृह मंत्री के पद से हटा दिया गया था। इतना ही नहीं, डालडा कंपनी के मालिक डालमिया, जो कि एक गौभक्त थे और गौ रक्षा आंदोलन में नागा साधुओं का साथ देने के कारण इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया और इनकी कंपनी को हमेशा के लिए ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यह भलीभांति हम सभी जानते हैं। देश में 3 बार इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने इस भारतवर्ष पर आपातकाल को थोपने का कुकृत्य किया था 25 जून 1975 ईस्वी को। इस आपातकाल के दौरान इस तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जबरदस्ती नसबंदी करवाई थी, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी करवाई थी, और इस प्रकरण में 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की ही नसबंदी करवाई। और इतनी ज़्यादा नसबंदी करने में
गलत ऑपरेशन होने के कारण 55 से 56,000 युवकों की असमय मौत हो गई। बाद में चाटुकार पत्तलकार इतिहासकारों की इस तथाकथित लेडी आयरन ने यह कहा कि होने वाली मौतों को कोई भी अखबार इस खबर को न छापे, जिस कारण से बहुत से समाचार पत्रों ने दबाव के कारण इसे नहीं छापा, क्योंकि तत्कालीन तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने उस समाचार पत्र कंपनी पर ताला लगाने की धमकी दे दी थी कि उस समाचार पत्र को हमेशा हमेशा के लिए ठप कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारतवर्ष बांग्लादेशी घुसपैठियों का त्रास झेल रहा है, जिससे हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं। इसी का नतीजा है कि भारत के 9 राज्य हिंदू विहीन हो चुके हैं और या हिंदू विहीन के कगार पर पहुंच चुके हैं, और 250 तहसील में हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों की हालत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, और 500 से ज़्यादा जगह तो ऐसे हैं जहां हालात सन 1990 ईस्वी में कश्मीर जैसे हालात हो चुके हैं। सन 1971 ईस्वी में कांग्रेस की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी मुस्लिमों को भारत में बसाने का कुकृत्य किया। इंदिरा गांधी के इस कुकृत्य के कारण भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यह श्रीमती इंदिरा गांधी ही थी जिनका इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट को हाईजैक करने वालों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था। यह उन दिनों की बात है जब देश में आपातकाल के बाद तथाकथित लेडी आयरन की आम लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हार हुई थी, और स्वर्गीय मोरारजी देसाई भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, और तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए जाने के कारण सन 1977 ईस्वी में 1977 ईस्वी में 3 अक्टूबर को इन्हें हिरासत में लिया गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर इन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। और सन 1978 ईस्वी में 2 व्यक्तियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी को हाईजैक कर दिया था। इन दोनों व्यक्तियों का नाम देवेंद्र पांडे और भोला पांडे था। बाद में तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोनों भोला पांडे और देवेंद्र पांडे को कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने का टिकट प्रदान किया, जबकि ऐसे कारनामों कास्तानियों को अंजाम देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। बाद में यही देवेंद्र पांडे और भोला पांडे कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े और चुनाव में जीतकर विधायक बने। भोला पांडे बलिया उत्तर प्रदेश से और देवेंद्र पांडे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से विधायक चुने गए। और इतना ही नहीं, आप सभी आदरणीय बंधुओं को बता दूं कि भोला पांडे 2 बार बलिया उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के एमएलए रहे, और ठीक ऐसे ही देवेंद्र पांडे भी 2 मौकों पर सुल्तानपुर से कांग्रेस के एमएलए विधायक चुने गए। यदि आपको लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी की उज्जवल इतिहास से आप समझ सकते हैं, उज्जवल इतिहास को विस्तार से जानना है, तो आपको निम्न पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इन निम्न पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आप स्वतः निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि सच क्या है। पहली पुस्तक है मलय कृष्णधर द्वारा लिखित पुस्तक ओपन सीक्रेट, और दूसरी पुस्तक है कुंवर नटवर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ, और इसके बारे में मैंने पहले को बताया है, पेज नंबर 42 और 144। और तीसरी है एमओ मथाई द्वारा लिखित पुस्तक। इन तीनों पुस्तकों का आप अध्ययन अवश्य करें। पिछले कुछ वर्षों से एक बात आम हो गई है कि लोकतंत्र खतरे में है। बारंबार ऐसे बुद्धिजीवी लोग एक अलग ही राग लहराते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतंत्र की हत्या हो गई है।
वो भी उन लोगों के मुख से मुखारबिंद हो रही है, जबकि यह तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में आपातकाल लागू किया था और सारे विपक्ष को हिरासत में डाल दिया था। और इनके शासनकाल में 51 बार राष्ट्रपति लागू की गई थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 51 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। पता होना चाहिए कि देश में 3 बार आपातकाल, समझ कीजिएगा, 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। और तब देश में किसकी सरकार थी, यह सबको ज्ञात है कि सरकार किसकी थी और उस समय देश की बागडोर किसके हाथों में थी। और एक बात का जोर शोर से दुष्प्रचार किया गया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तथाकथित आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, जो कि सरासर गलत है। इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। इसकी तह में जाने पर श्रीमती प्रफुल्ल जयकर ने सही पाया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कभी भी दुर्गा नहीं कहा था। आखिर तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि उन्हें दुर्गा कहा जाए। कारण जिसने रूस के दबाव में DRDO और इसरो को खुलकर कार्य नहीं करने दिया और जिसने भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से अपने देश की 837 सैनिक सेना को नहीं छुड़ा पाई, जो अकारण युद्ध थोपने वाली पाकिस्तानी सेना से वियना एक्ट और यूएनओ की नियमावली के अनुसार युद्ध में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं करवा पाई, वह दुर्गा कैसे हो सकती है। आश्चर्य तो यह है कि जिसमें दुर्गा कहलाने के एक भी लक्षण न हो, उसे कैसे कोई दुर्गा कह सकता है। हाँ, अगर इनकी कास्तानियों को देखकर इन्हें यदि इंडियन लेडी हिटलर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण यह कि सन 71 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और भारत विजयी हुआ, और इस समय तत्कालीन विपक्ष के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें परामर्श दिया कि पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग इस्लामिक राष्ट्र न बनने दें और इस पूर्वी पाकिस्तान को भारत का अभिन्न अंग के रूप में से शामिल कर लें। लेकिन अपने अहंकार और इस्लामिक तुष्टीकरण के चलते तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। फलस्वरूप एक और इस्लामिक देश का उदय हुआ और सन 71 ईस्वी में बांग्लादेश के रूप में एक नया इस्लामिक राष्ट्र अस्तित्व में आया। यह वही नेत्री हैं जिन्होंने भारतीय सेनाओं की बहुत लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग OROP को पूरा नहीं किया, यानी 1 रैंक 1 पेंशन को। धन्य है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने OROP यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन को समय रहते हुए पूरा कर दिया। आज जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU देश विरुद्ध और सनातन धर्म विरोधी गतिविधियों में संलग्न है, इसके मूल में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ही हैं। कारण कि जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ, यानी कि विभाजन हुआ, तब वामपंथियों ने इनको समर्थन किया था। इसके एवज में वामपंथियों ने स्वर्गीय तथाकथित लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी से पूछा, इस कांग्रेस के विभाजन में जो हमने आपका समर्थन किया है, बदले में हमारा क्या लाभ होगा। तब इन्होंने यह कहा कि यह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU सिर्फ कांग्रेस के सर्वेसर्वा तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर होगा, पर आप वामपंथी से चलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि केवल सिर्फ नाम के लिए JNU कांग्रेस के सर्वेसर्वा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर होगा और इससे आप सभी JNU के कार्यकलापों से आप वामपंथी से चलाएंगे और
आप किसी सिलेबस में चलेगी। तो जेएनयू में क्या हो रहा है और जेएनयू की गतिविधियों से हम सभी वाकिफ़ हैं कि जेएनयू के कैसे कैसे कार्य को ये अंजाम दे रहे हैं। ये वही जेएनयू है जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं और हर घर से अब जल निकलेगा, ऐसे ऐसे नारे लगते हैं। और यह भी नारे लगते हैं कि हर घर से अब जल निकलेगा तुम जितने अफजल को मारोगे। और तो और आप सभी को यह स्मरण होगा कि जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर कालिख पोती गई थी। तो इस श्रीमती इंदिरा गांधी के वास्तविक इतिहास को लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुआ था पूरे साक्ष्यों के साथ। और विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम सभी का हिंदू राष्ट्र का सब सपना स्वप्न हो, साकार हो। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।